किसी ने कमेंट किया हुआ है कि तौलिया से रगड़ने के बजाय शरीर को क्यों न तेल से मालिश कर दिया जाए। यदि तेल से मालिश कर लेते हैं तो भी वो रगड़ने के समान ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, किंतु इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। थोड़ा समझ लीजिए। मालिश हमेशा मांसपेशियों के लिए होता है। जब आप थके हुए होते हैं तो मालिश इसलिए करते हैं क्योंकि मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएं। और अगर आप टॉवल से रगड़ते हैं अपनी स्किन को तो उसमें मांसपेशियों का कोई मतलब नहीं होता। शायद आपने रगड़ा नहीं होगा या आप मालिश नहीं कराए होंगे, मुझे समझ नहीं आता। रगड़ने में मांसपेशियों का क्या रोल होता है? तो जब आप स्किन को रगड़ते हैं तो वहां मांसपेशियों का कोई अर्थ नहीं है, वहां केवल स्किन को आप थोड़ा सा रगड़ते हैं। स्किन को रगड़ने का तात्पर्य समझ लें। जब आप पानी और भीगी हुई टॉवल, जब आप भीगा हुआ होता है और भीगी हुई टॉवल में निचोड़ करके जब आप रगड़ते हैं उसको, तो यहाँ पर ज्यादा रेडिशनेस भी नहीं आती, नहीं तो जलन होने लगेगी क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप पानी के साथ जब इसको रगड़ते हैं तो इसके रोम छिद्र बहुत आसानी से खुल जाते हैं और आपकी स्किन ब्रीद करने लगती है। और रात में 90% स्किन हमारी ब्रीद करती है। स्किन का ब्रीद करना हमारे लिवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा, जब हमारा ये स्किन बहुत बेहतर हो जाता है तो यही स्किन ऐसी है, पांचों सेंसेस में यदि हम देखें, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, त्वचा ही एक, त्वचा का मतलब स्किन, स्किन ही एक ऐसी सेंस है जो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है। आंखों से आप विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आप कान से विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आप जीभ से विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं करते। जैसे विटामिन डी की चाहे जितना टैबलेट ले लो, कुछ दिनों में इसके साइड इफेक्ट बोन्स को होने लगते हैं, मेरे अपने अनुभव में, और मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया हुआ है। इसलिए इसे बतलाने की जरूरत नहीं, इसे हम डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। किंतु अब एक मजबूरी में विटामिन डी बहुत लो होता है तो हम इसको विटामिन डी की टैबलेट प्रेफर करते हैं। अन्यथा यदि हम स्किन के थ्रू उस विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लें तो वो सोर्स सबसे अच्छा है। इसीलिए हम इसको रगड़ने की कोशिश करते हैं कि विटामिन डी एब्जॉर्ब होने लगे। विटामिन डी एब्जॉर्ब होने का मतलब है लिवर का बेहतर होना। ध्यान दें, विटामिन डी अगर कम है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। विटामिन डी कम है तो हमारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट कम होती जाएगी, इम्यूनिटी कम होती जाती है। विटामिन डी अगर कम है तो हमारे अंदर ह्यूमिड बढ़ जाएगा। हमारे अंदर ह्यूमिड का मतलब होता है नमी। जैसे रूम में बहुत नमी हो गई, बारिश में आप देखो तो रूम में नमी हो जाती है, तो आपको कैसी स्मेल आती है जब आप फर्स्ट टाइम रूम में घुसे तो, क्योंकि नमी हो गई। उस नमी को खत्म करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? चारों तरफ से रूम खोल देते हैं आप, खिड़कियां खोल देते हैं, सूर्य का प्रकाश अंदर आता है, तब वो नमी खत्म होने लगती है। उसी तरह ये बॉडी है। बॉडी की जो मूल खिड़की है वो आंख से ज्यादा जो साइलेंट खिड़कियां हैं वो आपके रोम छिद्र हैं। तो जब आप रोम छिद्रों को ओपन करते हो तो विटामिन डी बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने लगता है, यहां तक कि आपको सूरज के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। आप एयर कंडीशन रूम में भी हैं और येलो लाइट ऊपर लगी हुई है, उससे भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारी स्किन की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ही नहीं तो हम क्या एब्जॉर्ब करें? और ये स्किन
कि एब्जॉर्प्शन तभी बढ़ेगी जब हम इसको रोम छिद्रों को ओपन करेंगे टॉवल से रगड़ करके, और इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। अन्य हो तो आप देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले एक लेक्चर में बतलाया था कि ये फैटी लिवर को भी बेहतर करता है। एक और, क्या हम ठंडे पानी से नहा सकते हैं या गर्म पानी से? ठंडा पानी बेहतर है, ऐसा यही बोलते हैं। ठंडे पानी से ये स्किन बहुत अलर्ट होती है, क्योंकि इस स्किन के अंदर गर्मी है, और जब इसको ऊपर से आप ठंडा देते हैं तो रिएक्ट करते हैं। जैसे प्राणायाम में जो अनुलोम विलोम का प्राणायाम है, इसमें भी एक मैं जो नया एक्सपीरियंस है, नई थियरी है, वो मैं आपको ला करके दूंगा, पर इसमें आप पहले समझ लें। इस बॉडी के अंदर बॉडी का एक अपना टेम्परेचर है। जब आप उस बॉडी के ऊपर आप बॉडी के टेम्परेचर से डाउन होकर के पानी डालते हो, मतलब बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री है और अगर आप 30 डिग्री का पानी ऊपर डालते हो, ठंडा पानी डाल देते हो या 20 डिग्री का पानी डाल देते हो, तो क्या हालत होती है? ये रिएक्ट होता है। स्किन के रिएक्ट होने पर एब्जॉर्प्शन विटामिन डी का तो बढ़ ही जाता है, साथ साथ हमारे बोन्स के लिए, साथ साथ हमारी इंटेस्टाइन्स के लिए, साथ साथ लिवर तो एक्टिव होता ही है, साथ जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ब्रेन की नर्व्स का होता है, नर्वस सिस्टम। जितने भी गर्म पानी से नहाने वाले लोग हैं, वृद्धावस्था में आप देखें तो उनका मेमोरी लॉस, उनकी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो यदि अब वृद्धावस्था में आप बहुत ठंडे पानी से, चिल्ड पानी से तो नहा नहीं सकते, तो आप थोड़ा सा गर्म कर लें, फिर बीच बीच में आप ठंडा भी डाल लें, थोड़ा सा इतना कर लें कि ठंडे का रिएक्शंस हो जाए। ठंडे पानी से ठंडे पानी से नहाने पर एक और फायदा होता है, हमारी बॉडी में एसिड जो हमारे पूरे बॉडी में फैल चुका हुआ होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसको हम न्यूट्रल कर देते हैं। मैंने एक प्रयोग किया था, लगभग 100-150, तब 1.5 घंटा मैंने सिर्फ वो किया था सूर्य नमस्कार, ये 7-8 साल पहले, 100-150 बार, और उसका एक रिदम था, और 180 या 200 तक हार्ट बीट को मैंने बढ़ाया था। और वो बढ़ा करके जब मैं ले गया, उसके तुरंत बाद, जब उसको मैंने फिनिश किया, उसके तुरंत बाद मैं चिल्ड पानी में कूद गया, बहुत चिल्ड पानी था। और आप सोचें कि जितनी देर तक, चूंकि आप 1.5 घंटा एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक एसिड की सीक्रेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। एसिड आपका लो नहीं होगा, आप ये सोचना छोड़ दें कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग आसना में एसिड डाउन होता है, नहीं, थोड़ी देर के लिए बढ़ता है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, हार्ट बीट आप बढ़ाते हो, आप अपने लंग्स का, अपने ब्रीदिंग रेशियो बढ़ा देते हो, तो उससे बढ़ता है। तो जब आप चिल्ड पानी में जाते हो तो आप उसको इमीडिएट न्यूट्रलाइज कर देते हो बिकॉज ऑफ स्किन, तो स्किन से रिएक्ट करके। इसीलिए प्राणायाम में, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसमें सेंसेशन की मैं बात करता हूं, अनुभव की बात करता हूं, कि जब आप अनुभव करने लगते हैं तो ब्रेन में जो एसिड का फ्लो बहुत बढ़ जाता है, उसको आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं इमीडिएटली, बॉडी में नहीं पर ब्रेन में ज्यादा होता है। तो ये इसकी मूल फिलॉसफी है। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैंने अपना अनुभव शेयर किया, यदि आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर फॉलो करें।